विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए तृतीय सेमेस्टर समाजशास्त्र की कक्षा में पंचायती राज पर कुछ जानने समझने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं अपने व्याख्यान का उद्देश्य और उसमें जो अवधारणा का स्पष्टीकरण शामिल है इसे बताऊं। इसके पहले मैं चाहती हूं कि आप एक छोटी सी फिल्म देखें, उसके बाद मैं अपनी बात रखती हूं। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है। चंद घराने छोड़ के भूखी नंगी हर आबादी है। ये कैसी आजादी है। जितना देश तुम्हारा है ये उतना देश हमारा है, उतना देश हमारा है। जितना देश तुम्हारा है ये उतना देश हमारा है। दलित महिला आदिवासी सबने इसे संवारा है। ऐसा क्यों है, कहीं खुशी है और कहीं बर्बादी है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है। चंद घराने छोड़ के भूखी नंगी हर आबादी है। ये कैसी आजादी है। अंधियारों से बाहर निकलो, अपनी शक्ति जानो तुम, अपनी शक्ति जानो तुम। अंधियारों से बाहर निकलो, अपनी शक्ति जानो तुम। दया धर्म की भीख न मांगो, हक अपना पहचानो तुम। अन्याय के आगे जो झुक जाए वो अपराधी है। ये कैसी आजादी है। हाथों में काम नहीं है उन हाथों को काम भी दो, काम भी दो, काम भी दो। मजदूरी करने वालों को मजदूरी के दाम भी दो, दाम भी दो, दाम भी दो। बूढ़े होते हाथ पाँव को जीने का आराम भी दो। दौलत के हर बंटवारे में मेहनत कश का नाम भी दो। झूठों
के दरबार में अब तक सच्चाई फरियादी है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है। चंद घराने छोड़ के भूखी नंगी हर आबादी है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है। इसको शुरू से करना। हाँ, इसके भी पहले ये विद्यार्थियों, अभी आपने जो फिल्म की प्रस्तुति देखी, पहले मैं अपनी बात रखूं, यह जानना चाहूंगी कि इस फिल्म के माध्यम से आपको क्या मैसेज मिला। कोई एक विद्यार्थी बताना चाहेगा? अभी अच्छा, देखिए, इस फिल्म के माध्यम से हम बात अपने अधिकारों की रख रहे थे। देश में जो आजादी हमें मिली, इसके बाद संविधान जो तैयार हुआ और उसके बाद पूरे देश का विकास, और क्रमशः हम आगे बढ़ते गए और इस पूरे सफर में हम पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण समाज में अधिकारों की बात को रखने में कैसे सफल हुए और क्या कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे ही पंचायती राज की बात होती है, आप सबके जेहन में एक चित्र उभर के आता है। स्कूल से लेकर अब तक हम ये सुनते आए हैं कि गांव में स्वराज की बात किसने की थी? महात्मा गांधी ने। देखिए, महात्मा गांधी का जो चित्र आप देख रहे हैं, उनका संकल्प और उनकी इच्छा उनके इस वाक्य में है कि सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे कुछ लोग नहीं चला सकते, वह तो हर गांव के लोगों के द्वारा चलाई जाना चाहिए। और उनका सपना था कि अंतिम आदमी तक अधिकार प्राप्त करने का एक साकार जीवन हो, एक ऐसा समाज हो जहां हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। पिछली कक्षा में मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम किसी विषय पर करें तो हम उसके संदर्भ को अंतर अनुशासन उपागम के माध्यम से यदि समझने का प्रयास करें तो भली भांति अपने विषय की गहराई में जा सकते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी या स्कूल में समाज विज्ञान को पढ़ने के बाद आप इतना समझ चुके होंगे, जिसकी आज हम पुनरावृत्ति करेंगे, कि लोकतांत्रिक समाज में रहते हुए हमें कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं। ये अधिकार, एक तो वे अधिकार जो किसी भी समाज में मानव को मानव होने के नाते मिलते हैं, यानी मानव अधिकार, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार। इन अधिकारों को कौन देता है, कैसे ये मिलते हैं हमें अधिकार? अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि संविधान में यह व्यवस्था है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के माध्यम से अधिकार प्रयोग में लाए जाते हैं, उनका संरक्षण होता है। अधिकार कैसे लागू होते हैं? हम ये सभी जानते हैं कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को रखा गया, यानी राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे अपने राज्य के अंतर्गत रहने वाली आबादी में वंचित, कमजोर वर्ग, महिलाएं, दलित, आदिवासी, इन सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करें। तो लोक कल्याणकारी राज्य में यह निर्देश संविधान के द्वारा प्राप्त है कि
कानून तैयार किया जाए इस तरीके से, और कानून जहां तैयार होते हैं हम सब जानते हैं कि संसद में, विधानसभा में, और आगे की बात आज हम करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका इन कानूनों को प्रयुक्त यानी अमल में लाती है। कैसे अमल में लाएगी? तो सरकार के द्वारा स्थापित विभाग हैं, संस्थाएं हैं और आयोग हैं। विभिन्न विभाग और संस्थाएं हमारे देश में, आप भी जानते हैं कि यदि हमें स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है तो स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, बहुत सारे विभाग हैं। जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं उनके संबंध राज्य इस तरीके का प्रबंध करता है कि उन विभागों के द्वारा नियत कार्य किए जाएं, और संस्थाएं हैं जो नियम तैयार करती हैं और फिर इस तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। संविधान में, जैसा कि हम पहले भी देखे हैं, हमारे जो अधिकार हैं इनमें हमने एक इस तरीके का संकल्प लिया कि हमारे देश में समानता प्राप्त हो, सभी को आजादी हो। तो हमने कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत ये व्यवस्था की कि कमजोर वर्ग के साथ सभी व्यक्तियों को उनके अधिकार और समान जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो सके, यह संभव हो सके। विद्यार्थियों, किसी भी समाज में शासन व्यवस्था का यदि लोकतांत्रिक स्वरूप है तो उसमें मांग उठने का एक तरीका होता है। मांग कहां से उठेगी? जनता के बीच से। जनता अपने अधिकारों की बात अपने मत निर्माता नेता के माध्यम से सदन में भेजेगी। संविधान निर्मात्री जो परिषद है उसने जो तैयार किया है, यानी हमारे यहाँ हम देखते हैं कि संसद, राज्यों में विधानसभा, और अब हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में, ग्रामीण समाज में ग्राम स्वराज की। तो गांव में पंचायतें भी अधिकार की मांग को पैदा करके और फिर उनकी पूर्ति कैसे की जाए, इन सब की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। कार्यपालिका उन नियमों का जो मांग के द्वारा तैयार किए गए अपेक्षाएं हैं, विधान सम्मत तरीके से तैयार किया हुआ मसौदा है, उसे प्रयुक्त करने का कार्य करती है। संविधान इसको पूरा करने के लिए आदेश और निर्देश प्रदान करता है। अगर इन चीजों की पूर्ति ठीक से नहीं होती तो न्यायपालिका के द्वारा हम उनके संरक्षण की बात करते हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे पंचायती राज की अवधारणा पर, उसके अर्थ पर, और इसे समझने के लिए मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में चर्चा आगे। इतिहास की जहां तक बात की जाए तो पंचायती राज के बारे में आप यह समझ चुके होंगे कि हमारे लिए पंचायती राज या पंचायत शब्द कोई नया शब्द नहीं है। हमारा इतिहास, जो भी ग्रंथ मौजूद हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस बात का उल्लेख मिलता है कि भारतीय समाज में पंचायतों का अस्तित्व था। यह अलग बात है कि उनका रूप आज की पंचायत की तरह नहीं था, बल्कि कुछ व्यक्ति मिलकर निर्णय लेते थे और उस निर्णय को स्वीकार करने की परंपरा थी। इस क्रम में हम देखते हैं कि इतिहास की जब हम बात करते हैं तो अंग्रेजी शासन के समय में क्या स्थिति थी और उसके बाद अब हम कैसा महसूस कर रहे हैं, इस क्रम को भी आगे बढ़ते हुए समझते हैं। अंग्रेजी शासन के समय में पंचायतों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 1885 में पंचायत के ऊपर, स्थानीय निकायों के ऊपर मसौदा तैयार हुआ और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद कुछ राज्यों ने अपने कानून बनाना शुरू किए, लेकिन इनका वह रूप नहीं था जैसा हम आज अनुभव करते हैं। जब संविधान बन रहा था उस समय पंचायत ग्राम स्वराज की बात का सपना साकार करने के लिए एक आदर्श हमारे सामने था, महात्मा गांधी का संकल्प। लेकिन भीमराव अंबेडकर, जो संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष थे, उनका मंतव्य था कि पंचायती राज भारतीय समाज के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय की परिस्थितियों में भारतीय ग्रामीण समाज की जो दशा थी,
अशिक्षा, अंधविश्वास, जाति पर आधारित बटा हुआ समाज, ऐसी स्थिति में कोई निकाय अधिकारों का संरक्षण, निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत भलीभांति कर सकता है क्या? यह सवाल अम्बेडकर का। लेकिन अम्बेडकर की बात को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और ना ही बहुत उस पर ध्यान दिया गया, बल्कि महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का उल्लेख किया गया कि पंचायतें राज्य का अंग होंगी। राज्यों का यह कर्तव्य है कि वह ग्रामीण विकास में पंचायतों के माध्यम से काम करे। और इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 40 में इस बात का उल्लेख मिलता है। लेकिन आगे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में यह देखा गया कि पंचायत हैं लेकिन उनके ऊपर बहुत ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अमेरिकी मॉडल यानी ब्लॉक डेवलपमेंट आधारित योजना का प्रयोग करना चाहा और उनकी इच्छा के आधार पर 1952 में हमारे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में इस बात का लक्ष्य रखा गया था कि ग्रामीण समाज की भागीदारी के साथ विकास हो, लेकिन देखने में यह आया कि विकास अपेक्षित तरीके से नहीं हो रहा। तो 1957 में एक कमेटी बिठाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी। इस कमेटी ने ग्रामीण समाज में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के परिणामों का अनुसंधान परक तरीके से जो चित्र प्रस्तुत किया, उसके निष्कर्ष की बात सामने आई कि विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जनता की भागीदारी नहीं हो रही। यानी उन्होंने अपनी जो सिफारिश की, उस सिफारिश में यह शामिल था कि विकास तभी हो सकता है जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया जाए और जनता की भागीदारी अपेक्षित है। इसके बाद हम इतिहास में, पंचायती राज के इतिहास में मील का पत्थर साबित होता है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत का जो काम है वह किया और उसी समय में राजस्थान वह पहला प्रांत है जिसने पूरे प्रदेश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बुनियाद को रखा। लेकिन उसी समय में दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगह यह प्रयोग चल रहा था। इसके बाद भी अपेक्षित विकास नहीं हुआ। तब 1977 में एक दूसरी कमेटी बिठाई गई, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने अपने सुझाव में यह कहा कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की जगह 2 स्तर पर व्यवस्था हो, मंडल पंचायतें हों और जिला पंचायत हो और चुनाव होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी इन सिफारिशों को ठीक लागू नहीं किया गया। यह देखा गया कि विकास के लिए कौन से कारण अवरोधक हैं। तो आगे वीके राव समिति का गठन हुआ, सिंघवी समिति का गठन और थुंगन समिति का गठन हुआ। क्रमशः इन समितियों ने अपनी अपनी सिफारिशें दी। वीके राव समिति का कहना यह था कि जिला परिषद को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और उन्हें सशक्त किया जाए। कहीं कुछ विकास नहीं होने के पीछे जो कारण है वह इस तरह से हो सकते हैं समाज में कि जनता की भागीदारी अपेक्षित तो है लेकिन आवश्यक नहीं मानी जा रही प्रशासनिक तंत्र के द्वारा। प्रशासन का ज्यादा हस्तक्षेप बना हुआ है पंचायत में। आगे थुंगन समिति और सिंघवी समिति ने यह सिफारिश की कि जब तक इन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होगा तब तक पंचायती राज का वास्तविक स्वरूप संभव नहीं है। और इस तरह ग्राम सभा यानी पंचायत राज के सबसे छोटे निकाय को ज्यादा एम्पावर करने की बात उसी समय सुझाव में दी गई। तो हम देखते हैं कि
सरकारी आयोग भी तब गठित हुआ और उसने ये कहा कि वित्त आयोग बनना चाहिए राज्य में और धन का प्रबंध होना चाहिए ताकि समय पर निर्वाचन और कार्यों को पूरा किया जा सके। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए संविधान में अपेक्षित संशोधन किया गया, यानी अब हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। यह 24 अप्रैल 1992 को जब इस संशोधन की स्वीकारोक्ति हुई तब संविधान में यह बात स्पष्ट हो गई कि पंचायती राज के उद्देश्य क्या हैं, कैसे पंचायती राज काम करेगा और कैसे हम इसे संवैधानिक दर्जा देंगे। तो विद्यार्थी 3 स्तर की जो बात की जाती है या जो पंचायती राज का स्वरूप आज हम देख रहे हैं वह जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। सबसे नीचे ग्राम सभा। ग्राम सभा को पहली बार संवैधानिक संस्था का दर्जा इस संविधान ने दिलाया और जो उद्देश्य है पंचायती राज का, सामाजिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक विकास, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संविधान में पंचायतों के जो कार्य निर्धारित किए गए वे 29 कार्य हैं जिनको आगे हम समझेंगे। ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो मौजूदा वर्तमान स्थिति है इसमें 51 जिला पंचायत, 313 मध्यवर्ती यानी जनपद पंचायत, 23,051 ग्राम पंचायत हैं। हर एक गांव में ग्राम सभा है और किस तरीके से ये काम करते हैं तो पंचायत का चुनाव होता है और सरपंच का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जनपद स्तर पर अध्यक्ष होता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव में हम आपको यह बताना चाहेंगे कि हर 18 वर्ष का नागरिक ग्राम सभा का सदस्य होता है और यह एक स्थायी सदन है। लेकिन आगे ग्राम पंचायत का, जनपद पंचायत का और जिला पंचायत का चुनाव होता है, पर किस किस का चुनाव होगा और कौन सदस्य या कौन प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, इसके लिए आपके सामने जो श्रेणी विभाजन है इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव होगा, जनपद पंचायत का जो प्रमुख होगा वह चुने हुए प्रतिनिधियों में से चुना जाएगा और जिला पंचायत का भी जो अध्यक्ष होगा वह भी चुने हुए प्रतिनिधियों में से चुना जाएगा। यानी सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष और बाकी अप्रत्यक्ष रीति से होंगे। विद्यार्थियों, ये चुनाव सभी एक ही बार में होते हैं और एक मतदाता एक साथ 4 मतपत्र तैयार करता है। अब ये 4 मतपत्र किस किस को देगा वो ध्यान से सुनिए। एक देगा वो अपना मत ग्राम पंचायत के सरपंच को, दूसरा मत देगा वह ग्राम पंचायत में पंच को, तीसरा मत देगा वह जनपद पंचायत के सदस्यों को और चौथा मत देगा वह जिला पंचायत के सदस्यों को। इस तरीके से वह एक साथ 4 लोगों को चुनेगा। नगरीय निकायों में, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में और ग्राम पंचायत भी स्थानीय स्वशासन की इकाई है, इनमें एक छोटा सा अंतर है। वह अंतर यह है कि ग्राम पंचायत में किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि खड़ा नहीं होता, बल्कि उस गांव की मतदाता सूची में जो व्यक्ति सदस्य है वह यदि 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है तो वह प्रत्याशी के बतौर खड़ा हो सकता है।
नगरीय निकायों में जो चुनाव होते हैं उनमें राजनीतिक दल की तरफ से प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं। अभी हमें बात करना थी कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में लागू हुआ, उसने एक बहुत बड़ा काम यह किया कि गांधी जी की जो मंशा थी, यानी सबसे निचले स्तर तक के आदमी को भी अपने अधिकारों का उपयोग करने की ताकत मिले, तो सर्वोपरि जो वैधानिक इकाई तैयार हुई वह कौन सी हुई? ग्राम सभा। ग्राम सभा वैसे ही काम करती है जैसे विधानमंडल और विधि के अनुसार जो शक्ति का संधारण करने और प्रयोग करने के लिए संस्थाएं काम करती हैं, यानी संसद और विधानसभा की तरह ही यह बहुत शक्तिशाली सदन है। हर एक गांव में यह होती है मध्य प्रदेश में, और ग्राम सभा का जो नाम है वह भी उस ग्राम के नाम पर होता है। हर एक व्यक्ति जो उस गांव की मतदाता सूची में शामिल है, 18 वर्ष का हो चुका है, वह ग्राम सभा का सदस्य है। इस तरीके से हम यह समझ सकते हैं कि ग्राम सभा एक स्थायी सदस्य। ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, ये सभी अपनी जो कार्य हैं, इन कार्यों को समितियों के आधार पर पूरा करते हैं। यानी जितने लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों के हिसाब से समितियां तैयार की जाती हैं और उन समितियों को काम सौंप दिए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला पंचायत और जनपद पंचायत की भी समितियां हैं। एक तो सामान्य प्रशासन के लिए शिक्षा समिति भी है, कृषि समिति भी है, सहकारिता, उद्योग, संपर्क, संचार समिति। यानी गांव का विकास करना है तो उसके मुख्य जो पहलू हैं, जैसे हमारी भारतीय ग्रामीण समाज की जो बुनियाद है वह कृषि पर आधारित है, तो कृषि एक मुख्य मसौदा है, इसको देखना है। और सहकारिता, उद्योग, कुटीर उद्योग, इन सब का भी विकास करना होगा जनता की उन्नयन के लिए, प्रगति के लिए। और देखरेख के लिए, निगरानी के लिए सामान्य प्रशासन समिति होगी। संचार और संपर्क के लिए भी समितिगत कार्य किए जाएंगे। ग्राम पंचायत है, इसकी 3 समितियां होती हैं, समिति, सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक न्याय उपलब्ध हो सके, इस तरीके से इन समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायत काम करती है। आपको यह पता होगा कि आरक्षण के माध्यम से कमजोर वर्गों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं, और यह सुविधा हम देखें तो पंचायती राज में कुछ ज्यादा ही प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश भारत के उन राज्यों में से एक है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। स्थानीय निकायों में जो भी पद हैं उनके 50% हिस्सेदारी महिलाओं की है। इसके साथ अनुसूचित जाति, जनजाति को भी आरक्षण प्राप्त है, 30% आरक्षण प्राप्त है। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में इस बात का भी प्रावधान है कि राज्यों को यदि उचित है तो वे पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण प्रदान कर सकती हैं। और पंचायत का कार्यकाल आप जानते ही होंगे कि यह 5 वर्ष का होता है। कैसे काम कर सकती हैं पंचायतें? तो इसके लिए संविधान संशोधन अधिनियम में इस बात का प्रावधान है कि कानून लागू करने के 1 साल के अंदर वित्त आयोग काम करे और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की व्यवस्था करवाए। यानी राज्य निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट तैयार करने के साथ साथ वो सारी सुविधाएं प्रदान करता है जिससे कि पंचायत का चुनाव संपादित हो, और यदि कोई अवरोध आता है तो पुनः जब चुनाव की स्थिति आए तो उसकी भी तैयारी वह शुरू कर सके। लेकिन इस सब के लिए वित्त आयोग जो है वह कर के माध्यम से, शुल्क के माध्यम से राज्य के द्वारा
जो फंड है वह पंचायतों तक कितना और कैसे पहुंचाया जाए, इसकी व्यवस्था करने का काम करता है। अब पंचायती राज में हम देखते हैं कि जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि पंचायत की जो समिति है, इनमें ग्राम विकास समिति होती है, शिक्षा समिति भी होती है और ग्राम निर्माण समिति होती है। लेकिन विद्यार्थियों, तदर्थ समितियां भी बनाई जाती हैं। अगर जरूरत पड़ती है, कोई कार्य को पूरा करना है, तो अलग से समिति का गठन भी किया जा सकता है। ग्राम सभा जो सबसे शक्तिशाली सदन है, इसकी दो समितियां होती हैं, ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति। इसके साथ ही ग्राम कोष भी तैयार किया जाता है, जिसमें अन्न, वस्तु, नगद और श्रम के द्वारा जो है व्यक्ति अपनी मदद कर सकते हैं। ये समितियां कार्यों की निगरानी करती हैं और उस क्षेत्र में जो कर्मचारी हैं, इनके ऊपर पूरा नियंत्रण, देखरेख का काम भी करती हैं। तदर्थ समितियां जो हैं, वे पंचायत के प्रति जवाबदेह होती हैं और एक निश्चित समय में कार्य करने के लिए ही बनाई जाती हैं। जैसे यदि स्वच्छता की जरूरत है, मनरेगा जो स्कीम चल रही है, इसकी देखरेख की बात है, वन समिति की बात है या शाला के विकास प्रबंधन की बात है, तो किसी भी आधार पर ये समिति तैयार होकर अपना काम करेंगी। ग्राम सभा की बैठक कब होगी? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, व्याख्यान के बाद विद्यार्थी निस्संदेह मुझसे यह चर्चा कर सकते हैं कि मैंने चित्र में ये इस तरीके के जो इंडिकेटर दिए हैं, उनका आशय क्या है। वैसे मैं सामान्य रूप से आपको बताना चाहूंगी कि ग्राम सभा की जो नियत अपेक्षित तिथियां हैं, उनमें गणतंत्र दिवस पर, भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर और महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, इन 4 तिथियों में अपेक्षित हैं। लेकिन यदि बहुत आवश्यक है तो सूचना देकर ग्राम सभा की बैठक को बुलाया जा सकता है। अभी इस महीने में जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि 25 सितंबर को ग्राम सभा की विशेष बैठक होने वाली है मध्य प्रदेश में, और उसका कारण यह है कि वह स्पेशल इसलिए है कि वह सिर्फ महिलाओं के लिए है और उसके पीछे जो लक्ष्य है वह यह है कि हमें स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और आप यह भी जानते होंगे कि अक्टूबर में यानी 15 अक्टूबर को हाथ धुलाई दिवस आता है और उस दिन हम स्वच्छता का संकल्प लेते हैं, कैसे हाथ धोएं। तो इन सब की चर्चा को लेकर ग्राम स्तर पर एक ग्राम सभा की आपातकालीन जो बैठक है वह आयोजित करने का विचार चल रहा है। तो इसका अभिप्राय यह है कि सिर्फ 4 तिथियों में नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार और भी बैठक हो सकती है। बैठक में कोरम 1/10 यानी जितने सदस्य हैं उनका 10% व्यक्ति यदि मौजूद होंगे तो बैठक की जो कार्यवाही है वो पूरी हो सकती है। कौन बुला सकता है ग्राम सभा? ग्राम सभा को कौन बुलाएगा? ग्राम पंचायत का सदस्य, सरपंच और सचिव, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला कलेक्टर, ग्राम सभा के सदस्य। आपको एक बात हम और बताना चाहेंगे कि सामान्य रूप से जो ग्राम सभा पंचायत का जो काम है, इसमें अध्यक्षता ग्राम पंचायत का सरपंच करता है। लेकिन एक्ट 1996 में लाया गया, पेशा एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया में पंचायतों का एक्सटेंशन के लिए है यह एक्ट, यानी पंचायती राज को जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार के साथ अमल में लाया जाए। इसके लिए संविधान की 5वीं अनुसूची में कुछ प्रावधान जोड़े गए। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि सरकार ने इसमें इस बात का विशेष ख्याल रखा है कि इन क्षेत्रों में जो पंचायत की अध्यक्षता है, पंचायत में जो बात रखना है और अध्यक्ष उस समूह का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यानी सरपंच कार्यवाहक होगा, वह उस
के द्वारा प्रस्तावित बात को आगे बढ़ाएगा, लेकिन अध्यक्षता नहीं करेगा। यानी जनजातियों के अधिकारों से वे वंचित ना हो और उन्हें अपनी बात रखने की आजादी हो, इसके लिए पेशा एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया। अब पुनः हम ग्राम सभा की बात पर आगे बढ़ते हैं। तो कैसे सूचना दी जाती होगी गांव में कि आपको एकत्र होना है, क्योंकि ग्राम सभा में हर एक व्यक्ति जो 18 साल का है वह उसका सदस्य है। तो कैसे वह आगे बात रखे और कैसे इन कामों को करे, इसके लिए हम पहले ही इस बात पे फोकस कर चुके हैं कि सभी गांव वासियों को यह इत्तला कर दी जाती है कि एकत्र होना है और किसी विषय पर चर्चा करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय का जो आधार है वह जनता के अधिकारों को पूरा करना और जो निर्धारित कार्य हैं पंचायत के, इन कामों के उद्देश्य को नियत समय में पूरा करना। यदि ग्राम सभा इतनी शक्तिशाली है कि यदि किसी पंचायत में उसका प्रमुख यानी सरपंच ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वह उसे वापस बुला सकती है, यानी वह पंचायत भंग कर दी जाएगी, सरपंच को पदच्युत कर दिया जाएगा। इतने सारे अधिकार होने के बाद ग्रामीण विकास का जो संकल्प है, इसमें कौन से बिंदु हैं, हमें इन पर भी चर्चा करनी चाहिए। यानी ग्राम सभा किन बातों पर मांग रख सकती है और ग्राम पंचायत किन कामों को अमल में ला सकता है। इसके लिए संविधान में 29 विषय तैयार किए गए हैं। इन 29 विषयों को यदि हम मोटे तौर पर समझें तो यह ग्रामीण समाज के आर्थिक विकास को लेकर है, सामाजिक उन्नयन यानी वंचित वर्गों को लाभ देने के लिए है, इसके साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए है, और आधारभूत संरचना यानी बिजली, पानी, सड़क, संचार की सुविधाएं, ऊर्जा के स्रोत संवर्धन के लिए इन विषयों को निर्धारित किया गया है। क्रमशः इन 29 विषयों को, जैसा कि अभी हमने इन्हें खंडों में बांटकर आपको बताया, आप देखिए, कृषि और उससे जुड़े मुद्दे, भूमि सुधार और उन पर अमल करना, सिंचाई, जल प्रबंधन, जलाच्छादन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, लघु वन, सामाजिक वन। सामाजिक वानिकी की बात है जहां तक, तो विद्यार्थियों सामाजिक वानिकी के बारे में मैं बताना चाहूंगी। सामाजिक वानिकी यानी समाज के द्वारा वन का प्रबंधन। तो 3 तरह से यह होता है। नंबर 1 तो फार्म हाउस। आप जानते होंगे कि किसी भी भूमि के टुकड़े को जिस पे किसी व्यक्ति का आधिपत्य है, वह उसे वन आधारित उत्पाद के द्वारा तैयार करे। उसके बाद दूसरा जो है वह है किसान अपने खेत की मेड़ पर पौधों को लगा दे, यानी वृक्षों को लगाए। और तीसरा है समवेत वानिकी यानी सामुदायिक भागीदारी के द्वारा वन का प्रबंधन। इसके बाद है लघु उद्योग, खादी ग्राम उद्योग। यह सब जो है इसका संबंध आर्थिक विकास से है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन, चारा, सड़कें, पुलिया, जलमार्ग, पुल तैयार करना, बिजली व्यवस्था, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा संबंधी कार्य, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय खुलवाना, चलित पुस्तकालयों की व्यवस्था करना, सांस्कृतिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना, बाजार और मेलों की देखरेख करना, स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंतर्गत अस्पताल और शौचालय तैयार करना, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक संपत्ति का अनुरक्षण। इस तरीके से यह 29 विषय हैं जिन पर ग्राम पंचायत
काम करके व्यक्तियों के जीवन के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था में सहयोग देने के लिए और एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए काम करती है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि पंचायती राज एक भ्रमित लोकतंत्र की छवि प्रस्तुत कर रहा है। आए दिन अखबारों में इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि पंचायती राज के द्वारा किया गया निर्माण कार्य या तो वह शंका के घेरे में आता है, जो महिला प्रतिनिधि हैं इनके को लेकर भी कई चर्चाएं होती हैं, भ्रष्टाचार की चर्चा आम है और ग्रामीण राजनीति में जो धनबल, बाहुबल काम करता है, गुटबाजी काम करती है, इसके द्वारा भी पंचायतों की कार्यप्रणाली बाधित होती है। जागरूकता की कमी होना, शिक्षा नहीं कम होना, यह भी एक बहुत बड़ा कारक है। जो महिला नेतृत्व है यह रबर स्टैंप की तरह है। क्या कारण हो सकता है चीजों के पीछे? यदि हम देखें तो हम यह समझ सकेंगे कि पंचायती राज चुनौतियां कैसे दूर की। विद्यार्थियों, अभी हमने समझा कि ग्राम सभा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सशक्त निकाय है, लेकिन यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रशासन पंचायत के कर्मचारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण देती है, पर ग्राम सभा के सदस्यों का कोई प्रशिक्षण नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था कि मैंने उन संकेतों को क्यों लिया है, अगर आप पूछेंगे तो मैं बाद में बताऊंगी। दूसरी बात यह है कि जब ग्राम सभा का कोई व्यक्ति यह समझ नहीं रखता कि कार्य को किस तरह अंजाम दिया जाए, तो सामाजिक अंकेक्षण का जो मसौदा है, सामाजिक अंकेक्षण के पीछे का जो आधार है वह तो निराधार हो जाता है, क्योंकि जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह पूर्व निर्धारित मंशा के आधार पर किए जा रहे हैं और इसलिए हम विकास का सफर तय नहीं कर पाए। आरक्षण मिलने के बाद महिला प्रतिनिधित्व का आगे आना जैसे प्रतिष्ठा का विषय हो गया, यानी 50% आरक्षण है, लेकिन आज की स्थिति में 52% महिला प्रतिनिधि मध्य प्रदेश में है। तो हर एक वर्ग के लिए यह एक का विषय है कि उनके घर से कोई महिला प्रतिनिधि पंचायत में मौजूद है, लेकिन जब भी काम करती हैं तो उनके काम का निर्णय वे खुद नहीं करती। आप जानते होंगे कि 2011 की सेंसस में महिला साक्षरता ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 57% है, 57%। और जो प्रौढ़ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं भी इसमें सदस्य बन रही हैं, उनकी साक्षरता शिक्षा तो का स्तर तो है ही नहीं। जब मैं क्षेत्र के में अध्ययन के दौरान ग्राम पंचायतों में जाती हूँ, वहां महिलाओं से बात करती हूँ, तो मुझे अलग अलग तरीके की बातें समझ में आती है। एक वृद्ध महिला से मैंने पूछा कि आपने यह क्यों चुना, तो उनका जवाब था कि यह सब मुझे एक शौक था कि मैं पहचानी जाऊं, तो इसका उपयोग मेरे पति के द्वारा किया गया और वास्तविकता यह है कि नाम मेरा और गांव तेरा। उनके एक अशिक्षित महिला के माध्यम से एक छोटी सी बात से एक मैसेज मिला कि वह एक नाम मात्र की प्रतिनिधि है। ज्यादातर महिलाएं इसी तरीके का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो जब नेतृत्व में निर्णायक क्षमता न हो तो यह प्रश्न पुनः पैदा होता है कि अंबेडकर ने
जो प्रश्न रखा था वह सच था क्या? और यदि यह सच नहीं होना चाहिए, महात्मा गांधी का सपना पूरा होना चाहिए, तो पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए किस बात की जरूरत होगी? जागरूकता की। हर एक व्यक्ति अपने अधिकार को जब तक समझेगा नहीं, जिसका जिक्र फिल्म के दौरान भी किया गया, असमानता का, देश में फैली इस असमानता की खाई को हम इसलिए नहीं पाट पाए क्योंकि अधिकारों का ज्ञान नहीं है। महिला कम मजदूरी लेती है, पुरुष ज्यादा मजदूरी लेता है, जबकि कानून है। शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन बच्चों को नुक्कड़ सड़कों पर, चौराहे पर आप अखबार बेचते हुए, श्रम करते हुए देख सकते हैं। क्या उन्हें नहीं पता, या क्या वे स्कूल जाएंगे तो उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलेगा? बल्कि बात यह है कि अधिकार प्राप्त कैसे किया जाए। पहली बार यह हुआ कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक दर्जा यानी हम अपने अधिकारों पर खुद चर्चा कर सकते हैं, मांग रख सकते हैं, उनकी पूर्ति कर सकते हैं। फिर विकास क्यों नहीं हो रहा? यह चुनौतियां जब तक बनी होंगी तब तक ग्रामीण विकास का सपना पूरा नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, नौकरशाही, दुनिया के उन देशों में से भारत एक है जहां नौकरशाही को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, यानी कर्मचारी पूर्णकालिक वेतन प्राप्त करता है, अपने कार्यों को करता है, उसे भय नहीं होता, आसानी से भ्रष्टाचार पनपता है, व्यक्ति अपने पद पर बना रहता है। दिन प्रतिदिन सूचनाओं का प्रसार और संचार तकनीकी ने कुछ नए रास्ते खोल दिए हैं इनसे बचने के, जैसे ई पंचायतों का अस्तित्व आना। लेकिन जब शिक्षा नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, तो क्या इस कार्यप्रणाली को हम ठीक कर सकते हैं? एक गांव में जब मैंने प्रवेश किया तो मैंने सरपंच के घर का पता पूछा, तो नुक्कड़ पे बैठे हुए चाय की दुकान वाले व्यक्तियों ने कहा कि ये है सरपंच। वो सरपंच कौन था? सचिव था। मैंने कहा, ये मुझसे बात करने के बाद विदित हुआ कि वह सचिव है, बल्कि सरपंच नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जनता इतनी अशिक्षित है, इतनी अशिक्षित है जनता कि वह यह नहीं समझ पाती कि वास्तविक सरपंच कौन है। जो कार्य कर रहा है उसे ही सरपंच मान लेते हैं। तो जब तक हम इस स्तर से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ग्रामीण विकास को पूरा नहीं किया जा सकता। इसके बाद आज के व्याख्यान के पश्चात आप कुछ बात करना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। कोई प्रश्न आपके बीच, जिज्ञासा? हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ हाँ, बताइए। कि जो हमारे ग्राम पंचायत में कार्य हुए हैं या जो जी हुए हैं, काफी घटिया कार्य हुए हैं देखा जाए तो। जी पुलियां भी बनी है तो वो भी अब धंसने लगी है नीचे, मिट्टी सी अच्छी नहीं हो पाई है, धंसने लगी नीचे। जी, फिर से बात करवा दीजिए, माइक पास में रखिए। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि मेरे गांव में जो ग्राम पंचायत की तरह कार्य हुए हैं, जी काफी घटिया कार्य हुए हैं वो। जी मैं उनकी शिकायत करूं तो कहाँ करूं, कैसे करूं? अगर आपकी ग्राम में घटिया कार्य हुए हैं तो इनकी चर्चा आप ग्राम सभा में सबसे पहले करें, क्योंकि अगर आप उस गांव के सदस्य हैं, निश्चित तौर पर आप मतदाता सूची में हैं, तो ग्राम सभा के सदस्य हैं। और सामाजिक अंकेक्षण की पद्धति अपनाई जाती है। सामाजिक अंकेक्षण मतलब
जो भी कार्य किया जा रहा है आय व्यय का ब्यौरा और वह सब कुछ सरपंच को, समितियों को स्पष्ट करना होता है। तो जब तक बात वहीं आ जाती है हम अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसके परिणाम इसी तरह से आएंगे। तो पहला काम तो आपको स्थानीय स्तर पर ही करना होगा। आप पूछें कि इस कार्य को इस तरीके से क्यों किया गया, और जब आप बहुमत से बात रखेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, तो आपकी शक्ति का परिचय होगा, यानी मतदाता की शक्ति। समझ में आया? आगे हेलो गुड मॉर्निंग मैम। यार मैं सीपी पीजी कॉलेज से बोल रहा हूँ, त्रिलोक सिंह यादव मेरा नाम है मैम। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है जी, कि ग्राम सभा बैठक के प्रकार के बारे में, राज्य द्वारा राज्य की चुनौतियों के बारे में, ये लाल फीताशाही क्या होता है मैम? लाल फीताशाही नौकरशाही के लिए उपयोग में आया एक टर्म है। नौकरशाही मतलब प्रशासनिक तंत्र। जो भी काम किया जाता है पंचायत के सदस्य बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जैसे कि संसद और विधानसभा, यानी निर्णय लेते हैं। कर्मचारी तंत्र के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तावित कार्य के लिए स्वीकृति और सहयोग, निरीक्षण, यह सब प्रदान किया जाता है। चूंकि जनता अशिक्षित है और कर्मचारी इस बात को भली भांति जानते हैं, उनके काम का ढर्रा वही है जो पहले से चला आ रहा है, यानी किसी भी काम को अंजाम देना है तो पहले उनकी शक्ति को हमें मानना पड़ेगा। और उनकी शक्ति लाल फीताशाही टर्म का मतलब यह होता है कि जो फाइलें हैं वह एक पैड होता है जो लाल फीते उसमें बंधे होते हैं, यानी जो भी काम है, जो भी काम करने का लिखित आधार है, नियम है, वह सब उसमें बंद होते हैं। तो जो कर्मचारी हैं इसकी ताकत के हिसाब से काम करते हैं, बीच में फेरबदल नहीं कर सकते। तो इसी के जरिए वे अपनी शक्ति को थोपते हैं और यही कारण है कि प्रशासनिक तंत्र की ज्यादा दखलंदाजी और निष्पक्षता नहीं होने के कारण ग्रामीण विकास को सही दिशा नहीं प्राप्त हो सकी। गुड मॉर्निंग मैम। आई एम धर्मेंद्र साहू मैम। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जो गांव में चुनाव होते हैं सरपंच का, तो उसमें जो सरपंच होता है वो मतलब जब वो खड़ा होता है चुनाव के लिए तो वो पैसा बांटता है जीतने के लिए, विनर बनने के लिए, है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय, क्या सॉल्यूशन है मैम? तैयारी करके देखिए, कोई भी परिवर्तन बहुत शायद आपको अपेक्षित ना लगे मैं जिस तरह से बोल रही हूँ, कोई भी परिवर्तन तब लाया जा सकता है जब उस परिवर्तन का पहला कदम हम उठाएं। यानी जो परिवर्तन हम देखना चाहते हैं वो हमारे अंदर हो। हर एक व्यक्ति यह संकल्प ले कि हम इस तरीके की चुनाव प्रणाली का समर्थन नहीं करेंगे। एक एक करके जब यह समर्थन आगे बढ़ेगा तो फिर निस्संदेह वह होगा जो आप सोच रहे हैं। और यदि हम उसी ढर्रे को अपनाते रहेंगे, कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों से इन चीजों को प्राप्त कर लेंगे, तो परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन स्वयं आगे बढ़ाना होगा। गुड मॉर्निंग मैम, आज का समय हो चुका है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इतना ही, अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।